मैं कृष्ण मुरारी आज एक बार फिर आप लोगों के बीच शहरीकरण एवं शहरी जीवन के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझते हुए पेरिस के हास्यमानीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी थी और फ्रांस के औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप वहाँ पर जो बेतरतीब गली मोहल्ले बस गए थे, वहाँ जो तरह तरह के अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसको दूर करने के लिए वहाँ के तत्कालीन शासक नेपोलियन तृतीय द्वारा पेरिस के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया अथवा निर्णय लिया गया और 1852 ईस्वी में बैरान हॉसमान जो एक विख्यात एवं कुशल वास्तुकार थे, उनको यह कार्यभार सौंपा गया। इस पुनर्निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था, नगर को सुंदर, भव्य और आकर्षक बनाना था। दूसरा, पेरिस में बगावत की आशंका को दूर करने के लिए नगर में श्रमिकों, गरीबों की बस्ती को यहाँ से हटाना था। जैसा कि हम इसके पहले वाले चैप्टर में पहले देख चुके हैं कि जब इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण हुआ था, उस समय वहाँ श्रमिकों द्वारा 1860 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, ये सब 1800 कुछ ईस्वी में, मतलब तरह तरह के वहाँ पे श्रमिकों द्वारा आंदोलन किया गया था। इससे बचने के लिए वहाँ के शासक ने क्या किया, वहाँ के श्रमिकों और गरीबों की बस्ती को ही बीच शहर से दूर करने का निर्णय लिया। तो आइए देखते हैं हास्यमानीकरण के द्वारा कौन कौन सा परिवर्तन किया गया। हास्यमानीकरण द्वारा नगर में सीधी चौड़ी सड़कें का निर्माण कराया गया, छायादार वृक्ष लगाए गए, बड़े बड़े एवं खुले मैदान का निर्माण कराया गया, बाग बगीचे लगाए गए, बस पड़ाव का निर्माण कराया गया, नल जल की व्यवस्था की गई, शांति व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस की नियुक्ति एवं रात्रि गश्त की भी व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार हास्यमानीकरण के द्वारा नगर को आकर्षक, भव्य, सुंदर बनाने का जो प्रयास किया गया, वह अपने आप में वास्तव में अद्वितीय था और यह शहर पूरे यूरोप में अपने सौंदर्य के लिए चर्चा का विषय बन गया। ये तो पॉजिटिव बातें हुई हास्यमानीकरण की। दूसरी ओर इनकी पुनर्आलोचना भी इसके लिए हुई, क्योंकि पुनर्निर्माण के क्रम में करीब करीब लगभग 3.5 लाख लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। और ये कौन लोग थे? वही जो श्रमिक थे, गरीब लोग थे, जो बस्ती में रहते थे, वो जो अस्थायी घरों में निवास करते थे, उनको क्या करना पड़ा? बेघर से बेघर होना पड़ा। और इस बात के लिए एक व्यंग चित्र द्वारा हास्यमान को सीधी लकीरों का अतीला कहा गया। आगे हम बताएंगे कि हास्यमान को सीधी लकीरों का अतीला क्यों कहा गया। गौण कट बंधुओं द्वारा इस बात पर दुख व्यक्त किया गया कि पुरानी जीवन शैली समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर एक उच्च वर्गीय संस्कृति की स्थापना हुई। और एक नाटक के माध्यम से भी यह बताने का प्रयास किया गया कि उस समय लोगों की क्या दुर्दशा हुई। उस नाटक का नाम था मेजो न्यूवो, जो 1866 ईस्वी में लिखा गया और उसका एक बड़ा ही प्रसिद्ध संवाद है। एक बुजुर्ग ने बड़ा ही मार्मिक ढंग से अपनी व्यथा कथा को प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। अब तो जरा सी सैर के लिए भी मीलों जाना पड़ता है, ऐसी पटरियां बना दी गई हैं जो कहीं खत्म ही नहीं होती। तो ये आलोचना थी किसकी? तो
पेरिस के हार्मोनिकरण का। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि पेरिस का जो हार्मोनिकरण किया गया वो एक तरफ तो नेपोलियन तृतीय द्वारा शहर को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से किया गया था, किंतु इस क्रम में वहाँ के गरीब श्रमिक मजदूरों को कुछ जो कष्ट हुआ वो बहुत ही अपने आप में आलोचना का पात्र बना दिया लुई नेपोलियन को और वहाँ के कुशल वास्तुकार बैरान हासमान को। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कई एक नंबर का, और आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी 2 नंबर का बनता है। जैसे पेरिस के हार्मोनिकरण से क्या समझते हैं, पेरिस के हार्मोनिकरण के पॉजिटिव चीज़ को दिखाएं, जैसे लाभ को बताएं, या पेरिस के हार्मोनिकरण की आलोचना को दिखाएं, या किन श्रमिक वर्ग को क्या क्या हानि हुई इसके बारे में बताएं, अथवा पूरे के पूरे आपको पेरिस के हार्मोनिकरण के द्वारा क्या लाभ हुए और क्या हानि हुई, हानि एवं लाभ का वर्णन करें। इस तरह से 4 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो जैसे देखिए, फ्रांस की राजधानी कहाँ थी, फ्रांस के किस शासक के द्वारा पेरिस के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया, और पेरिस का हार्मोनिकरण कब किया गया, हासमान कौन थे, है ना, और हासमान के द्वारा हासमान को सीधी लकीरों का अतीला क्यों कहा गया, या पेरिस के हार्मोनिकरण में सीधी लकीरों का अतीला किसे कहा गया। ये सब जो क्वेश्चन हैं अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मेजोन्यूब नाटक 18 कब प्रकाशित हुआ, है ना, मेजोन्यूब नाटक का मुख्य संवाद क्या है, मेजोन्यूब नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम आते हैं जो चीज़ बताए थे कि सीधी लकीरों का अतीला क्यों कहा गया। एक किताब में जो है सीधे सीधे लिख दिया गया है कि हासमान को एक व्यंग चित्र के द्वारा सीधी लकीरों का अतीला कहा गया, लेकिन बच्चों इस बात को समझ नहीं पाते हैं। बच्चे के द्वारा यह मन में भाव दबा रह जाता है कि सीधी लकीरों के अतीला का मतलब क्या हुआ। किताब में भी इस पर डिटेल नहीं दिया गया है, तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सीधी लकीरों का अतीला हासमान को इसलिए कहा गया, अतीला एक शासक थे, एक नेता थे हुनों का, जो अपने रास्ते में आने वाले शहरों और कस्बों को नष्ट कर दिया था। ठीक उसी प्रकार अतीला की तरह ही हासमान के द्वारा पेरिस के नगरों को सुंदर और भव्य बनाने के लिए, अर्थात नवीनीकरण के लिए, वहाँ की सड़कों को सीधा और चौड़ा करने के लिए क्या किया गया, रास्ते में आने वाले जितने भी घुमावदार मोहल्ले और इमारतें थे सभी को ध्वस्त कर दिया गया। इसी कारण से क्या किया गया, इसी कारण से हासमान को सीधी लकीरों का अतीला कहा गया। दूसरी बात है, गौनकोट बंधु द्वारा जो कहा गया था कि पुरानी जीवन शैली को समाप्त करके उच्च वर्गीय संस्कृति स्थापित की गई, तो यहाँ गौनकोट बंधु के बारे में भी किताब में पूर्ण रूप से या विस्तृत रूप से नहीं बताया गया है। तो मैं बता दूं कि गौनकोट बंधु 2 थे, जूल्स और एडमंड डी। इन्हीं को गौनकोट बंधु के नाम से जाना जाता है, जो फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार थे 19वीं सदी में। इनका अपने आप में बहुत ही जो रचना रही है, महत्वपूर्ण रही है, वो सामाजिक यथार्थवादी विषय के ऊपर अपना जो है मंतव्य दिए हैं, और इसी कारण
इन्होंने जो कहा कि जीवन शैली, पुरानी जीवन शैली को समाप्त करके उच्च वर्गीय संस्कृति स्थापित की गई, अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा भी की गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में सिंगापुर के शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।